पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कल बात शरा रजा साहिबा ने भी की, और एक आम तासुर यही है कि एनएफसी अवार्ड पर तो शायद वो यही कहें कि ये नहीं हो सकता, मगर कौन सी वो बातें हैं जो आपको लगता है कि काबिल कबूल होंगी पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, अभी तक तो शीखे ना आपके सामने न मेरे सामने इस वक्त भी हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की इजलास जारी है। रात तक कलामिया आ जाएगा इसके हवाले से कि आया उनके बारे में क्या कहते हैं। और कल सुबह काबीना का भी इजलास है और असम्बली का भी एक, कल हुकूमत बिल भी पेश करेंगे। तो एक्चुअल बिल तो वही होगा जो असम्बली के फ्लोर पे या सेनेट के फ्लोर पे जमा होगा, और फिर उसके ऊपर डिबेट होगी मुख्तलिफ सियासी जमातों की, हुक्मरान पार्टियों के बीच में, और उसके बाद जाके किसी कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि क्या। इस वक्त तो हम मफरूजे पे सारी डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ बातें तो बिलावल भुट्टो साहब ने खुद ही बता दी हैं उन हवाले से। उन्होंने एनएफसी अवार्ड का भी जिक्र किया, दीगर बातों का भी जिक्र किया। बिल्कुल सिंध देखा जाए तो यहाँ 65 से 70% रेवेन्यू जनरेट करता है और वापस में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है एक लिहाज से। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस हवाले से भी यकीनन मैं सोच रहा हूँ, या पीपल्स पार्टी का इसके हवाले से जो है ना वो इनकी हौसला अफजाई नहीं होगी कि इसके हवाले से सूबों के जो फंड है वो कम किए जाए। और एक बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 200 जैसे जजेस की ट्रांसफर के हवाले से वो ऑलरेडी आइन का आर्टिकल अहमद वैस आपको पता है कि वो मौजूद है, लेकिन उसमें भी अब हम मौजूद है कि आया वो जज जो ट्रांसफर होगा तो उसकी जो जज जिस सूबे में अपॉइंट हुआ है वहां से सीनियरिटी स्टार्ट होगी या जहां ट्रांसफर है वो, इसके ऊपर एक जजमेंट तो आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन उसको भी थोड़ा वाजे करने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पीपल्स पार्टी एकदम मुस्तरद करेंगी, जो काबिल कबूल होंगे उसको हाँ करेंगी, जो काबिल कबूल नहीं होगा उसको यकीनन पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। बट ऐसे नहीं होगा जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने 26वीं तरमीम को ओन कर लिया था, उसका केस पुट अप किया था। इट्स नॉट हैपनिंग 27वीं तरमीम के लिए। देखिए, अगर आप 26वीं तरमीम के हवाले से भी देख ले, हमारा और मुस्लिम लीग नून का और इमरान खान का तो उस चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी पे तो दस्तखत मौलाना साहब भी जो है ना वो प्रिंसिपली एग्री कर चुका था कि आईनी अदालतें होना चाहिए अलग से, लेकिन पीटीआई और जमीयत जो है ना उसके ऊपर असरार तक कि नहीं जी आईनी बेंच होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ने अपना जो मुतालबा था या जो डिमांड था या चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के तहत जो मुआहदा था उससे पीछे हट गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हम हुकूमत के साथ मानेंगे या हुकूमत हमारे साथ मानेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं उसके ऊपर जो है ना वो डिबेट हो सकती है। और यकीनन बिलावल साहब को तो अप्रिशिएट करना चाहिए आप सबको कि हुकूमत ने ये बिल जो है ना वो नहीं अगर बिलावल साहब ने रखा। अगर आज इजाजत नहीं डॉक्टर शहजाद साहब, जो मुसव्वदा है इसका, इसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें आई हैं। एक कहा गया कि मोहसिन नकवी साहब प्रिपेयर करे हैं, आई डोंट नो ये किस हद तक दुरुस्त बात है। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली हम यही समझेंगे कि लॉ मिनिस्टर के पास होगा ये मुसव्वदा। आज अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि तरमीम का मुसव्वदा आज तैयार होना था। सो एनी आइडिया कि वो एग्जैक्टली जो मुसव्वदा है वो किधर है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं पहले तो ये आपको बताना चाहती हूँ, आपने काफी लोगों की पहले भी बातें जो बताई उसके हवाले से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है और बदलते हालात के साथ या वक्त की जरूरत के साथ या आवाम की बेहतरी के लिए उसके अंदर कुछ तरमीम अगर लाने की जरूरत पड़े तो ये जो है पार्लियामेंट का इस्तेहकाक भी है और उसका फर्ज भी है कि वो उसमें अगर समझे कि कोई चेंजेस लाके अवाम के लिए बेहतरी आ सके तो वो की जा सकती है। और जहां तक इन असेंबलीज का सवाल है कि इसके ऊपर कौम का एतमाद है कि नहीं, दिस इज नॉट द टाइम कि हम ये बात करें, क्योंकि अगर ये एतमाद नहीं था तो फिर जो अपोजिशन की जमातें ऑलरेडी इन असेंबलीज में बैठी हुई हैं और इस असेंबली का हिस्सा हैं, वो उस वक्त उनको एतराज उठाना चाहिए था। अगर वो उस असेंबली का हिस्सा बन चुके हैं, कमिटीज का हिस्सा बन चुके हैं, तो इस वक्त ये सवाल नहीं बनता। तीसरी बात, आपने जो सवाल पूछा, ऑब्वियसली जो लॉ मिनिस्ट्री है वही इस मुसव्वदे को तैयार भी करेगी और वही उसी के पास मुसव्वदा होगा। और जो बातें अभी तक कही गई, ये मुसव्वदा हम अपनी तमाम इत्तेहादी लोगों के साथ, इत्तेहादी पार्टीज के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही इसको कोई फाइनल शक्ल दी जाएगी।
तो इसीलिए सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी को इस चीज में ऑन बोर्ड लिया गया, और उसके बाद बाकी तमाम इत्तेहादी जमातों को भी लिया गया। और इसका पेश करने का मकसद यही है कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, ये कमेटी में जाएगा, कमेटी के अंदर भी इसमें डिस्कशन होगी जिसमें तमाम जमातें होती हैं, तो उसके बाद ही इसको कोई फाइनल शक्ल दी जाएगी। राइट। अहमद अवैस साहब, अभी तक जो बातें सामने आई हैं उसमें किस बात पे पीटीआई को ज्यादा इतराज है और कुछ बातें जो आप समझते हो कि एक्सेप्टेबल हैं? देखिए, बात यह है कि अभी तो जितनी डिस्कशन हो रही है और बातचीत हो रही है, बड़ी हैरत की बात यह है कि कल गालिबन ये इन्होंने सेनेट के स्पुर्द कर देनी है कमेटी के वो तरमीम का जो बिल होगा, लेकिन अभी तक वो असल मुसवदा जो है वो सामने नहीं आया और हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ मफरूज़ों के ऊपर। बड़ी अजीब सी बात लगती है। बट कुछ बातें बिलावल क्योंकि इतना अहम चीज, इतना कुछ पॉइंट्स वो तो है जी वो बताई है ना, लेकिन बात देखिए ना, वो हेयर से ही है ना, बातें बताई हैं, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट सामने आएगा वो क्या शेप होगी, क्या शक्ल होगी। जैसे आपको याद होगा कि 26वीं तरमीम जो थी उसको उन्होंने पहला जब उसका राउंड था गालिबन सितंबर 2024 का, तो रात के 11 बजे मौलाना फजलुर रहमान के घर लॉ मिनिस्टर साहब गए थे और उन्होंने कहा जी क्या ये बताएं आप, वहाँ जो उनकी टीम भी बैठी थी, लीगल टीम भी थी, कि क्या है आपकी इस तरमीम में। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये भी तो मेरे पास सील्ड ये एनवलप है, इसको खोलेंगे तो पता लगेगा। आप अंदाज़ा लगाइए, जहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जब ये खेल खेला जाए तो आप क्या समझते हैं कि ये आवाम के लिए कुछ हो रहा है, आवाम के बेनिफिट के लिए हो रही है बात कोई। और अगर आप जो चीज़ें सामने आई हैं उनको सामने रखें तो मुझे ये बताइए कि उसमें से आवाम के बेनिफिट की कौन सी चीज़ है। इसमें आवाम के बेनिफिट के लिए तो तब होगी कि जी देखिए, आवाम के बेनिफिट के लिए तब होगी कि अब तक 2 दफ़ा ये जब से ये हुकूमत बनी और उसमें 2 दफ़ा जो बजट जो है वो पास हुआ, ये दोनों बजट में आप मुझे बता दीजिए कोई एक लाइन, कोई एक लफ्ज़, एक पॉलिसी कहीं पर भी, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिनकी परसेंटेज 50% से तजावज़ कर गई है उनके मुतालिक कोई आई है? अब भी राइट वो लोग जो हैं वो इंसान नहीं है कि वो जानवर हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनके मुतालिक उनकी लाइफ कर सकते हैं। जब आपको अगर ऑन बोर्ड लेना चाह रही है क्या सजेस्ट करेंगे, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? बात समझते हैं ये देखिए ना, सवाल ये है कि ये तो इनको ये इतनी देखें, इतना ही इनको बहुत था कि ये हुकूमत चला रहे हैं, एक गैर नुमाइंदा हुकूमत पार्लियामेंट में बैठी हुई है। अब ये तरमीम ला के कॉन्स्टिट्यूशन को हुलिया बिगाड़ रहे हैं, इनको तो हक हासिल नहीं है। इनको इतना ही रहना चाहिए था कि आराम से ये वक्त गुजार जाते और कोई नुमाइंदा हुकूमत आती प्रॉपर तरीके के साथ, तो फिर ये मामला जो आवाम के वोट से आएगा वही आवाम का खैर ख्वाह होगा। जो आवाम के वोट से नहीं आया उन्होंने आवाम की क्या बात करनी है? आपको याद होगा आपकी हुकूमत नहीं, इल्जाम की बात नहीं है, ये सिर्फ इल्जाम के हद तक नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। देखिए आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात कर रहे हैं, अब अंदाजा लगाइए कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अगर सही तरीके से बना दिया जाए तो कोई उसमें हर्ज नहीं है। वो मैं आपको वही बताता हूँ कैसे होना चाहिए था जी। अब ये जो शक्ल नजर आ रही है, जो सामने आई है बात, हाई कोर्ट के जज की उम्र जो है रिटायरमेंट की वो 62 ईयर्स, 62 साल। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज जो है वो 65 साल, और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के बेंच की जो है वो रिटायरमेंट की एज जो है जज की वो 70 साल। इसका मतलब है कि मुस्तकिल टेम्पटेशन के ऊपर आपने एक बेट दे के रखा हुआ है कि उस बेट के ऊपर जज रहेगा कि अगर मैं हुकूमत के साथ चलता रहूं तो मैं 70 साल तक बैठा रहूंगा, और अगर नहीं है तो 62 साल के बाद फारिग हो जाऊंगा। ये अंदाज जो है हुकूमत चलाने का, ये अंदाज नहीं होता। आइन जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है कि जो सेंचुरी चलता है। ठीक है, अगर इजाजत दे दें चलता है।